नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में बीटेक कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको फिक्स्ड बीम समझनी है, यानी कि आबद्ध धरणों के बारे में समझना है। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये फिक्स्ड बीम का किसी भी पेपर के अंदर, टॉस में, यानी कि थ्योरी स्ट्रक्चर के अंदर। और मैं आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व किया है इस वीडियो में, और एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में शॉर्ट में आइडिया दिया है ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में पूरा समझ में आ जाए। ये वीडियो लगभग 50 मिनट का संभव है, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आप इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से, तो मुझे आशा है कि आप कोई भी सवाल इसमें कर पाएंगे, क्योंकि मैं केवल इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, किस प्रकार से आंसर निकलेंगे, उसकी बात भी करूँगा। तो मुझे आशा है कि आपको बहुत मदद करेगा इस चैप्टर को समझने में। और अगर आपको लगे कि मैं सही कह रहा हूँ, आपको हेल्प मिली है, तो ज़रूर आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मैं शुरू करता हूँ। देखिए, मैंने एक फिक्स्ड बीम ली है ए बी, जिसमें ए से 2 मीटर पर एक लोड लगा है, पॉइंट लोड 20 किलो न्यूटन, और बी से भी 2 मीटर पर लगा है एक पॉइंट लोड 15 किलो न्यूटन। बीम की लंबाई कितनी है? 6 मीटर, क्योंकि दो 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 कुल कितनी हो गई? 6 मीटर। तो देखिए, बीम की लंबाई कितनी है? 6 मीटर। अब आप एक बात समझ लें कि हम फिक्स बीम को दो बीम्स का जोड़ मान सकते हैं कि फिक्स बीम इज लाइक एडिशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ बीम्स, यानी दो बीम की जोड़ के रूप में इस बीम को समझ सकते हैं। कौन सी दो बीम्स? एक तो सिंपली सपोर्टेड बीम, यानी ये दोनों सिरे इसके फिक्स्ड हैं। हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि दोनों सिरे फिक्स्ड नहीं है, दोनों सिंपल सपोर्टेड है, सरल आलंबित है, ए बी। और साथ में हमने क्या किया, ये जो बीम है ना ए बी, जिसके सिरे यहाँ ए और बी सिंपली सपोर्टेड है, हमने ए और बी पर प्योर मोमेंट लगा दिया। इसे कहते हैं शुद्ध आघूर्ण एम ए और शुद्ध आघूर्ण एम बी। ध्यान दीजिएगा, जब लोड लगाया है ना तो कोई मोमेंट नहीं है, और जब मोमेंट लगाया तो कोई लोड नहीं है। इस बात ध्यान रखें। यानी हमने बीम को दो भागों में बांट दिया, एक में केवल लोड कार्य कर रहे हैं और एक में हमने दोनों सपोर्ट के ऊपर प्योर मोमेंट लगा दिया। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये फिक्स बीम बन जाएगी। अब हम एनालिसिस करेंगे, यानी कि जब बीम का करेंगे विश्लेषण, तो इस प्रकार की जो बीम होती है सिंपली सपोर्टेड, इसके लिए जो बनता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसको हम कहते हैं म्यू डायग्राम। देखिएगा, हम कहेंगे उसको म्यू डायग्राम। म्यू डायग्राम मीन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये मानते हुए कि बीम सिंपली सपोर्टेड है, और जो ये आप देख रहे हैं कि दोनों सिरे पे ये प्योर मोमेंट कार्य कर रहा है, तो इसके कारण जो बनता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसको हम कहते हैं म्यू डैश डायग्राम। तो हम बनाएंगे म्यू डायग्राम, फिर बनाएंगे म्यू डैश डायग्राम, और फिर हम दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा टोटल फिक्स बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। वो होगा सुपर इम्पोज, यानी कि अध्यारोपित। कैसे? हम पूरी बात आपको समझाऊंगा, आगे देखें इस चीज़ को। अब जब मैंने इस फिक्स बीम को ये सिंपली सपोर्टेड बीम माना, तो जो रिएक्शंस होती हैं वो मैंने कहा वी ए और वी बी, वर्टिकल रिएक्शंस एट ए और वर्टिकल रिएक्शंस एट बी। और वी ए वी बी कैसे निकालते हैं? बिल्कुल सिंपली सपोर्टेड बीम मानते हैं। मैं निकाल, यहाँ पे देखिएगा, कैलकुलेशंस फॉर वी ए एंड वी बी, फिगर 2। ये देखिए, फिगर 1 मैंने इसको कहा है, इसको फिगर 2 का है, इसको फिगर 3 का है। तो फिगर 2 की बात कर रहा हूँ, यानी इसकी बात कर रहा हूँ। बताइए, ये वी ए और वी बी की जोड़ कितनी हो जाएगी? अगर हम सिग्मा वी बराबर 0 करें तो टोटल वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू टोटल वर्टिकल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड कितना है? वी ए और वी बी, तो वी ए प्लस वी बी। डाउनवर्ड कितना है? 20 और 15 35। तो वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 20 प्लस 15, इट मीन्स वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 35 किलो न्यूटन। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम कोई भी रिएक्शन निकालने के लिए, आपको पता है, हम सपोर्ट के ऊपर मोमेंट लेते हैं। तो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए, जब हम ए पे मोमेंट लेंगे तो ये जो मोमेंट है वी बी का, ये कैसा बन जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और ये दोनों मोमेंट कैसे बन जाएंगे? क्लॉकवाइज। और साम्य अवस्था के लिए, यानी कि इक्विलिब्रियम के लिए, दोनों मोमेंट्स होंगे बराबर। तो देखिए, वी बी इंटू 6, वी बी इंटू 6 बराबर ये 20 इंटू 2 प्लस ये 15 इंटू 4, 20 इंटू 2
15×4, 20×2 + 15×4। इसको सॉल्व किया तो आपको वी बी मिल गया 16.67 किलो न्यूटन। और 16.67 को मैंने जो वी ए प्लस वी बी की जो जोड़ है यानी कि 35 में से घटाया तो ये वी ए मिल गया 18.33 किलो न्यूटन। तो वी ए कितना हो गया 18.33 किलो न्यूटन और वी बी कितना हो गया 16.67 किलो न्यूटन। ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। ये देखिए वी बी 16.67 किलो न्यूटन और वी ए 18.33 किलो न्यूटन। अभी हमको ये एम ए एम बी निकालना है, बताएंगे किस प्रकार से निकालेंगे इस चीज़ को। अब हम क्या करेंगे, जब हमने बीम को सिंपली सपोर्टेड मानते हुए दो रिएक्शंस यानी कि वी ए और वी बी निकाल ली, अब हम इसके लिए शीयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि शीयर फोर्स डायग्राम बनाने से पता पड़ेगा कि किस जगह पर शीयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करता है, क्योंकि जहाँ साइन चेंज करता है एस एफ डी वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट होता है मैक्सिमम। ध्यान दीजिए, अभी मैं ये सोच के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊँगा कि बीम सिंपली सपोर्टेड है। देखिएगा मैंने इस बात को लिखा है आपको समझाने के लिए। नाउ वी विल ड्रा एस एफ डी एंड बी एम डी। मैं फिर कह रहा हूँ ये एस एफ डी बी एम डी फिक्स बीम के लिए नहीं है। ये एस एफ डी बी एम डी जो है ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बनेगा। जो बी एम डी बनेगा ना वो होगा म्यू डायग्राम। नाउ वी विल ड्रा एस एफ डी एंड बी एम डी एज्यूमिंग द बीम इज सिंपली सपोर्टेड। यानी बीम को यानी कि धरण को सरल आलंबित मानते हुए हम अपरूपण बल आरेख और बंकन गुण आरेख बनाएंगे। वो बंकन गुण आरेख जो होगा उसको म्यू डायग्राम में म्यू आरेख कहा जाएगा। अब देखिए मैंने आपके लिए वापस ये बीम को सिंपली सपोर्टेड मानते हुए वो जो अभी मैंने रिएक्शन निकाली थी ना वी ए भी लिख दिया। 18.33 16.67 और ये बन गया इसका शीयर फोर्स डायग्राम। तो बहुत सिंपल सा है। देखिए शीयर फोर्स डायग्राम के अंदर आप जानते हैं कि राइट में ऊपर मैं पॉजिटिव कहता हूँ। ये जैसे एस एफ डी है, ये इसके नोटेशन से अगर राइट में ऊपर हो फोर्स और लेफ्ट में नीचे, इसको हम प्लस कहते हैं। और इसका उल्टा राइट में नीचे और लेफ्ट में ऊपर, इसको हम माइनस कहते हैं। और इसी नोटेशन को ध्यान में रखकर मैंने ये एस एफ डी बनाया है। ज़रूरी नहीं हमेशा ऐसा बने, बुक्स के अंदर हो सकता है आपको कुछ दूसरा मिले। मैं जिसको प्लस कह रहा हूँ बुक में माइनस हो सकता है और मैं जिसको माइनस कह रहा हूँ बुक में प्लस हो सकता है, लेकिन मैंने इसको माना है जो आपको बताया है। तो देखिए ये 16.67 रिएक्शन ऊपर है ना, तो हम इस बी पर देख रहे हैं राइट में ऊपर की ओर, तो प्लस में हो गया तो 16.67 हो गया। फिर यहाँ कोई लोड नहीं है ना तो ये कांस्टेंट चलेगा। जैसे ये आएंगे तो 15 का लोड घट जाएगा इसमें से, तो 16.67 में से 15 घटाएंगे तो 1.67 बचेगा। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई लोड नहीं है, कांस्टेंट चलेगा। फिर इसमें से 20 घटाएंगे तो माइनस का 18.33 हो जाएगा, फिर ये कांस्टेंट चलेगा। फिर ये जैसे इसको ए को क्रॉस करेंगे तो प्लस का 18.33 और आ जाएगा, तो माइनस 18.33 और प्लस 18.33 बढ़ के 0 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ 0 से शुरू किया था हमने और 0 पे यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये इसका एस एफ डी, ये मानते हुए कि बीम सिंपली सपोर्टेड है। पर ये सौभाग्य से इस बीम के अंदर कोई दूसरा एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं आया। अगर कहीं यूडियल होता तो ज़रूर ऐसा पॉइंट आता। तो यहाँ देखिए जो एस एफ डी अपना साइन चेंज कर रहा है वो यहाँ कर रहा है, सी पर साइन चेंज कर रहा है। यहाँ देखिए प्लस से माइनस में जा रहा है, तो ये मेन पॉइंट है। तो कोई खास चक्कर नहीं। कई बार क्या होता है कि मेन पॉइंट नहीं होता है, किसी और जगह पर चेंज करता है, तो वो हमको निकालना पड़ता है। इस केस में हमको कोई ऐसा पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुख्य कोई बिंदु है जिस पर ये डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा है। अब हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो अगर हम सिंपली सपोर्टेड माने बीम को, तो ए और बी पर बेंडिंग मोमेंट कितने होंगे 0, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड है। और सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर आप जानते हैं कि सिरों पर बेंडिंग मोमेंट 0 ही होता है। डी पे निकालते हैं, डी पे कितना आएगा, राइट से देखो आप। बेंडिंग मोमेंट के जो साइन कन्वेंशन होते हैं ना, बेंडिंग मोमेंट निकालने के वैसे होते देखिएगा। ये कोई सेक्शन है, इसके राइट में क्लॉकवाइज मोमेंट हो अथवा लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैं प्लस कहूँगा। ये हॉगिंग है, मैं हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट को पॉजिटिव मान रहा हूँ। और अगर राइट में एंटी क्लॉकवाइज है, लेफ्ट में क्लॉकवाइज है, इसको मैं माइनस मोमेंट मानता हूँ। बुक्स में इसका उल्टा भी हो सकता है, डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात का। मैंने हॉगिंग को प्लस माना है।
तो इस लिहाज से सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर हमेशा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम माइनस में ही आएगा, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम में हमेशा सैगिंग होता है, बीम में हमेशा इस प्रकार से झूल पड़ जाता है या सैगिंग हो जाती है। अब देखिएगा, मैंने आपको कहा कि यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड मानते हुए बीम में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, और यहाँ देखिएगा बाकायदा मैक्सिमम है 36.66 किलो न्यूटन मीटर। कैसे आया ये देखिएगा, मैंने डी पे निकाला, पहले यह निकाला मैंने, तो कैसे निकलेगा, माइनस क्यों, क्योंकि राइट में मोमेंट आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो -16.67 इंटू 2। देखिए मोमेंट कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस। मोमेंट कहाँ निकालना चाहता हूँ, डी पर, किसका, इसके कारण, राइट हैंड, मतलब इस डी बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूँ। और बेंडिंग मोमेंट की परिभाषा क्या होती है, किसी भी सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट उसके लेफ्ट या राइट के सभी वर्टिकल फोर्सेस के मोमेंट्स की एल्जेब्रिक सम होती है। तो डी के राइट में एक ही फोर्स लग रहा है, वो राइट में है और ऊपर है, यानी कि मोमेंट बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। मैंने अभी आपको बताया कि राइट में एंटी क्लॉकवाइज जो होता है हमेशा माइनस में होता है, और राइट में अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस में होगा। तो ये डी पे जब देख रहे हैं, राइट में देख रहे थे, देखिए एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस में आएगा ना, कितना, 16.67 इंटू 2। देखिए 16.67 इंटू 2 यानी कि माइनस का 33.33 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए हम निकालते हैं मोमेंट कहाँ पर, सी पर। हम सी पर कैसे निकालें, देखिए हम सी पर निकाल लेते हैं, लेफ्ट से निकाल लेते हैं। अब लेफ्ट में देखो फोर्स कैसे लग रहा है, ऊपर लग रहा है ना, तो लेफ्ट में कैसा बन रहा है ये, क्लॉकवाइज। देखिएगा अगर लेफ्ट में मोमेंट बनता है क्लॉकवाइज, वो भी माइनस होता है, तो ये भी माइनस में आएगा। कितना आएगा, माइनस का 18.33 इंटू 2, सी पर निकाल रहा हूँ मैं। तो देखिए माइनस का 18.33 इंटू 2 यानी माइनस का 36.66 किलो न्यूटन मीटर। मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो आपको अब तक ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने बीम को सिंपली सपोर्टेड मानते हुए एसएफडी बनाया और फिर उसका बीएमडी बनाया, और चूँकि एसएफडी यहाँ पे साइन चेंज करता है इसलिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है जो कि 36.66 है। ये बन गया इसका, इसको कहेंगे म्यू डायग्राम। म्यू डायग्राम यानी कि बीम को सिंपली सपोर्टेड मानते हुए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है उसको म्यू डायग्राम बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, अब हमारी जो सारी जो होगी मेहनत वो करेगी इस बात पर डिपेंड कि हम MA MB कैसे निकालते हैं। तो मैंने हेडिंग लगाया कैलकुलेशंस फॉर MA एंड MB। ये जो आपको मैंने कहा था ना यहाँ पे कि बीम को सिंपली सपोर्टेड तो मान लिया, लोड को हटा दिया और यहाँ पे प्योर मोमेंट लगा दिए MA MB, और इन दोनों की जो जोड़ है वो फिक्स बीम कर रहे थे। अब ये MA और MB कितना होगा इससे निकालना हमको, इन लोड्स के कारण जो कि 20 और 15 किलो न्यूटन है। तो हेडिंग देखिएगा कैलकुलेशंस फॉर MA एंड MB, वही सारा है। ये मैंने 18.33 रिएक्शन दिखा दिए, 16.66 दिखा दिया, लोड दिखा दिए, डिस्टेंस दिखा दी। अब आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ कुछ विशेष चित्र बनाया है, पहला, दूसरा, तीसरा। इन्हें कहते हैं कंपोनेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कंपोनेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए हम अगर कंबाइंड इफेक्ट लेंगे तो फिर उससे हमें सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत आएगी, और कुछ एलिमेंट्री स्ट्रिप लेके हमें कुछ इंटीग्रेशन भी करना पड़ सकता है। उससे बचने के लिए मैंने ये कंपोनेंट डायग्राम बनाया। ये जो डायग्राम है ना, ये किसके लिए, नंबर 1 इस रिएक्शन के कारण, कि इस रिएक्शन के कारण कितना बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है इस ए पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट लोड के कारण, फिर इस 20 किलोमीटर पॉइंट लोड के कारण। देखिएगा मैंने यहाँ पे स्पष्ट कहा आप लोगों को यहाँ पे कि ये जो तीनों डायग्राम आप देख रहे हैं ये कंपोनेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। अब इन कंपोनेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो कितना होगा, ये मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। एम मैक्स यानी कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट -16.67 इंटू 6 यानी कि -100 किलो न्यूटन मीटर। किस कारण, इस रिएक्शन के कारण। कैसे निकाला मैंने, अरे भाई हम अगर देखें मोमेंट, तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। देखिए अगर मैं यहाँ मोमेंट लूँ इसका तो -16.67 इंटू 2 आएगा, यहाँ लूँ
तो -16.67 इंटू 4 आएगा, और यहाँ लूँ तो -16.67 इंटू 6 आएगा, और यहाँ लूँ 0 होगा क्योंकि यहाँ तो फोर्स लग रहा है ये। तो इस तरह से ये 0 से लेकर -16.67 इंटू 6 यानी कि -100 तक ये बन गया एक ट्रायंगुलर शेप के अंदर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसका बेस कितना हुआ 6, हाइट कितनी हुई 100 नेगेटिव। अब बनाया हमने इसके लिए ये दूसरा जो आप देख रहे हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कंपोनेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये इस 15 किलो न्यूटन पॉइंट लोड के लिए है। तो इस 15 के कारण मोमेंट कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा 0। जिस बिंदु पर पॉइंट लोड लगता है उस बिंदु पर उस पॉइंट लोड के कारण मोमेंट 0 होता है। यह कितना होगा 15 इंटू 2, यहाँ कितना होगा 15 इंटू 4, ये मैंने सारा यहाँ लिख दिया। हम निकालना चाहते हैं केवल मैक्सिमम, कितना हो गया 15 इंटू 4, देखिए ये निकाला मैंने यहाँ पे एम एक्स, ये नंबर 2 फिगर जो है एम एक्स बराबर 15 इंटू 4, इसके कारण 15 इंटू 4, ये 4 है ना पूरा, ये 2 2 2 है सब 6, ये 2 और 2 4 हो गया। कितना हो गया ये 15 चौके 60 किलो न्यूटन मीटर। अब निकाला मैंने इसके कारण, इसके कारण क्या होगा, इस बिंदु पर कितना होगा 0, और यहाँ कितना होगा 20 इंटू 2 यानी कि 40, ये हो गया 20 इंटू 2 यानी कि 40 किलो न्यूटन मीटर। ये देखिए 40, ध्यान दीजिएगा ये पहला जो डायग्राम शुरू यहाँ से होता है क्योंकि रिएक्शन यहाँ लगी हुई है, और मैक्सिमम कितना आ रहा है -100। ये दूसरा जो शुरू यहाँ किया मैंने यहाँ से इस तक, यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन चलेगी बिल्कुल ऐसी, और यहाँ से शुरू होगी इंक्लाइन लाइन ये, और कितना हो जाएगा 60, ये प्लस में है। और ये शुरू कहाँ से होगा यहाँ से, क्योंकि एक्चुअली जहाँ लोड लगता है ना जिस पॉइंट पे, वहीं से शुरू होता है इसका, 0 से शुरू, 0 से आरंभ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जितने मैंने डायग्राम बनाए इन सब के मैं एरिया निकाल लूँ, क्योंकि मैं मोमेंट एरिया मेथड करूँगा ना क्षेत्राघूर्ण विधि, तो उसमें हमको ये चाहिएंगे सारे। तो मैंने निकाला एरिया। अगर मैं कहूँ आपसे कि ये जो डायग्राम बना है कंपोनेंट बेंडिंग मोमेंट है, इसका एरिया कितना होगा, ये ट्राइंगल है त्रिभुज है, क्या होता है एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए अच्छा माइनस क्यों लगा है, ये माइनस में है, तो -1/2 इंटू 6 इंटू 100, ये देखिए माइनस तो लगाना पड़ेगा, माइनस में इसलिए। फिर एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 6 इंटू 100, ये हाफ इंटू 6 इंटू 100 यानी कि माइनस लगा के ये हो गया 300 किलो न्यूटन मीटर। इसको ध्यान दीजिएगा, इसकी यूनिट है डायग्राम, इसके ये जो निकला ना मैक्सिमम जो निकला, ये जो निकला ना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसका जो एरिया निकाला मैंने कंपोनेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के एरिया की जो यूनिट होगी वो होगी किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार गलती कर देते हैं, जल्दी जल्दी में मीटर स्क्वायर लिख देते, क्योंकि एरिया लिखा ना मैंने एरिया, ऐसा क्यों होता है देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। ये डायमेंशन किस में आ रही है, मीटर में आ रही है ना, और ये डायमेंशन किस में आ रही है 100 किलो न्यूटन मीटर, ये मोमेंट है किलो न्यूटन मीटर, तो गुणा करेंगे मीटर को किलो न्यूटन मीटर से। तो बताइए किलो न्यूटन, मीटर इंटू मीटर क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा जब कभी मैं बात करता हूँ एरिया की, लिखा ना मैंने एरिया 1 2 3, इसका एरिया ये 1 यानी ये 2 यानी ये 3 यानी ये, तो -300 आ गए किलो न्यूटन मीटर। अब निकाला दूसरे का एरिया, दूसरा ये रहा, सिंपल सा ट्राइंगल है, बेस 4 हाइट 60, तो हाफ इंटू 4 इंटू 60, हाफ इंटू 4 इंटू 60, यह आ जाएगा 120 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका आ जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 40, 40 क्यों, ये 20 दूना 40, 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 40 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो मुझे आशा है कि मैंने जो आपको ये 3 कंपोनेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए सिंपली सपोर्टेड बीम मानते हुए, तो उसके जो है ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना सिखाया मैंने आपको, और फिर ये जो बना कंपोनेंट BMD उसका एरिया निकालना मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं म्यू डैश डायग्राम की। तो देखिए अगर हम ऐसा माने कि यहाँ पे प्योर मोमेंट MA है, यहाँ प्योर मोमेंट MB है, तो ये मैंने MA के लिए मार्क कर दिया वर्टिकल लाइन, और ये MB के लिए मार्क कर दिया वर्टिकल लाइन। ये दोनों लाइन्स बराबर भी हो सकती हैं,
अगर लोडिंग सिमेट्रिकल हो तो। लेकिन चूंकि इधर लोड ज़्यादा है उधर लोड कम है तो इधर वाला मोमेंट ज़्यादा होगा। तो मैंने क्या किया कि ये लाइन थोड़ी लंबी बता दी, थोड़ी छोटी बता दी है, इसको सीधा फैला दिया ऐसे। क्या बन गया? एक समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। और ये कहलाता है म्यू डैश डायग्राम। अब इस डायग्राम का एरिया भी निकालना सीख लेते हैं। ये समलंब है यानी कि ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी कि 1/2 इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो एरिया 1/2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ये साइड और ये साइड पैरेलल है, इनके बीच की दूरी कितनी है? ये दूरी है 6 मीटर दे रही है आपको सवाल के अंदर। 1/2 इंटू 6 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स यानी कि एम ए और एम बी की जोड़ यानी कि एम ए प्लस एम बी। तो 2 3 6, 3 इंटू एम ए प्लस एम बी आ गया। तो इस पेज में मैंने क्या सिखाया कि सिंपली सपोर्टेड मानते हुए जितने भी कंपोनेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए उसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स क्या हो रहा है अलग अलग कंपोनेंट के हिसाब से, और उनका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया क्या हो रहा है, मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और उनके डायग्राम के एरियाज। अब इस पेज में आप देखिएगा जितने मैंने कंपोनेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए उसकी सी जी कहाँ आ रही है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटीज कहाँ आ रही है। डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ कंपोनेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स फ्रॉम ए। मैं इस ए से ये जितने भी डायग्राम बनाए इसकी सी जी की दूरी ज्ञात करना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखिए कैसे। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल सी जी कहाँ होती है? बेस से h/3 पर। ये बेस है तो ये हाइट हो गई, हाइट कितनी है? 6। तो हाइट का अवंतर कितना होगा? 6 का अवंतर कितना होगा? 2। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। ये देखिए 1/3 ऑफ 6, 1/3 ऑफ 6 बराबर 2 मीटर। हम इन तीनों डायग्राम की सी जी की दूरी यहीं से नापेंगे ए से। ये इसका ये जो बेस कितना है? 60 और हाइट कितनी है? 4। तो यहाँ से नापेंगे तो 1/3 किसका होगा? 4 का। तो 1/3 ऑफ 4, ये देखिएगा 1/3 ऑफ 4 इज इक्वल टू 4/3 मीटर। और इसके निकालेंगे तो 1/3 ऑफ 2, 1/3 ऑफ 2 यानी कि 2/3 मीटर। ठीक है। अब निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ म्यू डैश डायग्राम। ये तो हमने जो कंपोनेंट थे ना, कंपोनेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसकी बात की थी। अब म्यू डैश डायग्राम, और ये एक सिंपल सी बात है, आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा सी जी के चैप्टर में, कि जो ये समलंब चतुर्भुज होता है, मैं आपको ये समझा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए अलग से। देखिए भाई, ये कोई मान लो ट्रेपेजियम है, ये कोई समलंब है, ये दोनों भुजाएं इसकी समानांतर है। ये साइड है मान लो ए और ये साइड है मान लो बी। ये यानी यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक बी है, और इनके बीच की जो दूरी है वो एच है। तो इसका जो एरिया होता है ट्रेपेजियम का वो होता है 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी। ये तो मैं भी आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, अभी मैंने आपके सामने किया था। एरिया 1/2 इंटू 6 इंटू एम ए प्लस एम बी, ये भी लिखा था मैंने इसी बेस पर। अब हमें निकालना है इसकी सी जी का होगी। तो ये जैसे ट्रेपेजियम है, इसकी सी जी मान लीजिए यहाँ पर है, मान लो ये इसकी सी जी है। तो ये जो डिस्टेंस है सी जी की बेस से, ये बेस से जो दूरी होती है इसको हम वाई बार कहते हैं। ये वाई बार है। तो वाई बार के लिए एक फॉर्मूला होता है, सी जी के चैप्टर में पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स के अंदर। ये जो एच है ना, हाइट, इसका 1/3 लेते हैं h/3। फिर ये दूरी कहाँ से याद कर रहे हैं? बेस से। तो इसके सामने साइड क्या है? ए। तो ए का दुगना कर दो 2a, इसमें बी जोड़ दो अपॉन ए प्लस बी। फॉर्मूला होता है सी जी निकालने का। जिस भुजा से दूरी याद करनी है, यहाँ से याद करनी है, तो उसके सामने की भुजा का दुगना करना, यानी 2a प्लस बी। अच्छा, मान लो मैंने ये जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको y1 बार का होता मान लीजिए, तो बताइए y1 बार कितना हो जाएगा? देखिए, अगर वहाँ से निकलता दूरी में तो h/3 तो आता ही। अब चूंकि ये y1 बार ऊपर से नापी गई ना, इस लाइन से नापी गई है, तो इसके सामने ये आ रहा है, इसका दुगना करेंगे 2b प्लस a अपॉन a प्लस बी।
ये सी जी की दूरी निकालने का फॉर्मूला है ट्रेपेजियम के लिए, समलम चतुर्भुज के लिए। ये मैंने यहाँ भी काम में लिया है, आप देखिए ध्यान से इस चीज़ को। ये मैंने यहाँ पे काम में लिया, डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ म्यू डैश डायग्राम फ्रॉम ए। यानी ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना, ये वाला जिसे मैंने नाम दिया था म्यू डैश डायग्राम, ये एक ट्रेपेजियम है, इसकी ये दो समांतर भुजाएं हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर है। तो यहाँ से दूरी याद कर रहा हूँ, ए से, यहाँ से याद कर रहा हूँ, तो कैसे होगी, h/3, h कितना है, 6, h/3 देखिएगा 1/3 ऑफ h हो गया ना, h/3 6/3 इंटू MA + 2MB। देखिए मैंने आपको बताया था अभी अभी समझाया था जस्ट कि मुझे सी जी यहाँ से याद करनी है तो उसका दुगना करेंगे ए का और उसमें ही जोड़ेंगे, वो चीज़ यहाँ पर है। मुझे दूरी यहाँ से याद करनी है, इसके सामने क्या आ रहा है, MB। जैसे मैंने 2B किया था ना, वैसे 2MB हो जाएगा, तो 2MB + MA अपॉन, जैसे उसको था ना A + B नीचे, देखिए यहाँ से सामने 2A था, इसके सामने A था, तो 2A + B हुआ। और अगर मैं मान लो यहाँ से निकालता तो 2B + A होता, यानी जहाँ से नाप रहा हो ना उसके सामने जो है उसका दुगना करते हैं। हम यहाँ से नाप रहे हैं, यहाँ से नाप रहे हैं, तो इसके सामने तो MB है, तो MB की दुगना करेंगे तो 2MB + MA अपॉन MA + MB। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। तो ये हो गया 1/3 × 6 इंटू MA + 2MB अपॉन MA + MB। फिर कह रहा हूँ हम दूरी यहाँ से नाप रहे हैं तो MB करेंगे, इसका दुगना करेंगे, यानी MA + 2MB अपॉन MA + MB। MA + 2 या इसको 2MB + MA कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया, तो ये हुआ एरिया, ये हुई डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ म्यू डैश डायग्राम फ्रॉम ए। आगे चलते हैं, अब हम असली चीज़ बात है कि हमारा इस पेज में उद्देश्य क्या निकालने का है। हमारा उद्देश्य है कि इसका हेडिंग क्या था हमारा, व्हाट वाज अवर हेडिंग, कैलकुलेशंस फॉर MA एंड MB। ये हमारा उद्देश्य था, MA MB निकालना। अब क्षेत्रफल आघूर्ण जो प्रमेय होती है, मोर्स ने जो दी थी, मोर की जो प्रमेय थी, मोर्स थ्योरम, पहली एरिया थ्योरम, दूसरी मोमेंट थ्योरम। तो एरिया थ्योरम के हिसाब से जो फिक्स बीम की बात होती है वो आप समझा देता हूँ, क्योंकि पूरा अगर डीप में जाएंगे तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यह आपको ये समझना है कि जो फिक्स बीम होती है उसके दोनों सपोर्ट के बीच में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया होता है हमेशा 0 होता है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव मोमेंट्स बराबर होते हैं। ये फिक्स बीम के लिए लागू होता है। शॉर्ट में समझ लो इसको, क्योंकि ठीक रहेगा, लग गया तो समझा दे, कोई दिक्कत कहाँ आती है इसके अंदर। देखिए अगर मैं फिक्स बीम की बात करूं, देखिएगा ये एक फिक्स बीम है और इसमें मान लो कोई तरह की लोड लग रही है, लोड कैसे भी हो सकता है, मैंने लगा दिया। अब जब इसका डिफ्लेक्शन कर्व बनाएंगे, इस फिक्स बीम का विक्षेप वक्र बनाएंगे, डिफ्लेक्शन कर्व, तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। यानी ये ए है और ये बी है, तो ए पर टेंजेंट ये है और बी पर टेंजेंट भी यही है। इसका मतलब ए पर भी स्लोप 0 है, बी पर भी स्लोप 0 है, यानी कि ए से बी के बीच में स्लोप में परिवर्तन कितना है, 0। और भाई यहाँ भी 0 वहाँ भी 0, तो क्या चेंज हुआ, 0 और कोई चेंज नहीं हुआ ना। तो हम चेंज ऑफ स्लोप फ्रॉम A to B इज 0, और चेंज ऑफ स्लोप जो होता है A से B तक वो एरिया थ्योरम कहती है कि एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपॉन EI होता है। लेकिन EI तो कांस्टेंट है, इसका मतलब एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमेशा 0 होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको मैंने लिख दी सीधी यहाँ पे। क्षेत्रफल प्रमेय के अनुसार A/EI बिटवीन A एंड B इज इक्वल 0। इसका मतलब एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन A एंड B 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, या इसको उधर ले जाएंगे तो 0 × EI 0 हो जाएगा। अब जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया है वो कैसे निकालेंगे, देखिए आपके सामने पड़ा है। 3 तो है कंपोनेंट, इनके एरियाज क्या थे, देखो ये रहे एरियाज, -300, 120 और 40, -300, 120 और 40, प्लस के 2 और 1 माइनस के। और एक क्या था एरिया इस म्यू डैश डायग्राम का,
3 इंटू एम ए प्लस एम बी निकाला मैंने, ये तो लिख दिया मैंने, प्लस 3 इंटू ये प्लस 3 इंटू एम ए प्लस एम बी, और ये सब एरिया जो जोड़ा मैंने तो बराबर 0 हो गया। इससे हमने निकाला एम ए प्लस एम बी। कैसे? बाकी सबका पक्षांतरण किया, 3 का भाग लगाया तो एम ए प्लस एम बी आ गया 46.667, 46.667, चाहे तो लिख सकते हैं किलो न्यूटन मीटर। ये हुई एक चीज़। ये हमने किसे निकाला? ये निकाला हमने एरिया थ्योरम से, यानी कि क्षेत्रफल प्रमेय से। अब एक होती है आघूर्ण प्रमेय। आघूर्ण प्रमेय क्या होती है मैं आपको संक्षेप में समझा देता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए, ये जो टेंजेंट है यहाँ पे ए पर जो स्पर्श का टेंजेंट वो सीधी लाइन है ये, और बी पे टेंजेंट भी यही है। अब इन दो टेंजेंट के बीच में कोई इंटरसेप्ट है ही नहीं। देखिए, अगर एक टेंजेंट ये होती, एक टेंजेंट ये होती, तो इनके बीच में कोई न कोई एक अंतरक्षेप होता ना, जैसे इनके बीच का इंटरसेप्ट होता। यहाँ तो ये दोनों लाइनें एक ही है, ए पे टेंजेंट भी ये लाइन ही है, बी पे टेंजेंट भी वो लाइन ही है। ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के साथ क्या संपाती है, यानी कोइंसाइडिंग है, कोइंसाइडेंट है। तो इनके बीच में कोई अंतरक्षेप इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो वो इंटरसेप्ट 0 है। तो मोमेंट थ्योरम कहती है कि अगर ये इंटरसेप्ट 0 है तो लिखेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, आघूर्ण प्रमेय के अनुसार ए एक्स बार अपॉन ई आई, ए एक्स बार अपॉन ई आई, यानी कि ए तो होता है एरिया, एक्स बार उसकी सी जी की दूरी, कहाँ से? जिस पॉइंट के अबाउट अपन मोमेंट लेना चाहते हैं वहाँ से। मोमेंट कहाँ लेंगे? तो फिक्स बी में आप मोमेंट कभी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ए पे मोमेंट लें चाहे बी पे लें, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट ए से भी पास हो रही है, बी से भी पास हो रही है, इनके बीच में कोई इंटरसेप्ट है ही नहीं। तो ये ध्यान दिया, पर हम क्या करें, हमेशा ए पे मोमेंट लेंगे। आप इसको याद कर लो, ताकि कोई तरह का कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं होना चाहिए। हम हमेशा मोमेंट कहाँ लेंगे? ए पे लेंगे फिक्स बीम के केस में। बी पे भी ले सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं सुविधा के लिए ए पे लूँगा। तो आघूर्ण प्रमेय के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू मोमेंट थ्योरम, कौन सी थ्योरम है ये? मोर्स सेकंड थ्योरम। और मोर्स फर्स्ट थ्योरम क्या थी? एरिया थ्योरम, जो मैंने अभी काम में ली है। इसमें क्या होता है? ए एक्स बार अपॉन ई आई बिटवीन ए एंड बी। देखिएगा, ये जो एंड है ना फिक्स, इनके बीच के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया का मोमेंट लेंगे, यानी कि मोमेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब किसके अबाउट मोमेंट लेते हैं? चाहे ए के अबाउट लो चाहे बी के अबाउट लो, क्योंकि यहाँ भी इंटरसेप्ट 0 ही है, यहाँ भी इंटरसेप्ट 0 ही है, हम अबाउट ए ले रहे हैं। तो ए एक्स बार अपॉन ई आई बिटवीन ए एंड बी एंड अबाउट ए इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये चीज़ 0 हो रही है, इसका मतलब इसका जो नोमिनेटर 0 होना चाहिए, क्योंकि तो ए तो कांस्टेंट है। इसका मतलब ए एक्स बार बिटवीन ए एंड बी एंड अबाउट ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अभी हमने कंपोनेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के एरियाज निकाले थे, याद कीजिए, अभी निकाले थोड़ी देर पहले हमने सारे एरियाज। ये देखिए -300 निकाला था ना, ये -300 प्लस 120 फिर 40। लेकिन अब हमें एरिया का मोमेंट लेना है। कैसे लेते हैं मोमेंट? एरिया इंटू डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हम देखो यहाँ निकाल चुके हैं। एरिया आपके सामने 1/3 इंटू 6, 1/3 इंटू 4, 1/3 इंटू 2। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए याद, ये एरिया है, इसकी सी जी आएगी और इसकी दूरी लेंगे यहाँ से, तो एरिया इंटू इसकी सी जी की दूरी का गुणा करेंगे, तो हम कहेंगे कि वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के एरिया का मोमेंट बन जाएगा। तो देखिएगा, एरिया कितना था? ये -300, और इसकी सी जी की दूरी कितनी थी वहाँ से ए से? 2, तो -300 इंटू 2 कर दिया है मैंने, कर दिया ना। अब देखिए, एरिया कितना था? प्लस का 120, और इसकी सी जी की दूरी कितनी थी ए से? 4/3, तो मैंने यहाँ पे कर दिया प्लस 120 इंटू 4/3, प्लस एरिया कितना था? 40, और सी जी दूरी कितनी थी? 2/3, तो मैंने कर दिया 40 इंटू 2/3 प्लस 40 इंटू 2/3, प्लस एरिया कितना था इसका म्यूडर डायग्राम का? 3 इंटू एम ए प्लस एम बी है ना एरिया ये, और ये रहा एरिया 3 इंटू एम ए प्लस एम बी। और सी जी की दूरी कितनी थी? ये भी निकाली मैंने यहाँ पे, देखिए ये लिखा ना, डिस्टेंस ऑफ सी जी और म्यूडर डायग्राम फ्रॉम ए कितनी? 2 इंटू एम ए प्लस 2 एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी, ये वाली, इसको गुणा कर दिया। 2 इंटू एम ए प्लस 2 एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी से एम ए प्लस एम बी कट गया,
क्या बच जाएगा, 3 × 2 यानी कि 6 × Ma+2Mb, तो +6 × Ma+2Mb। अच्छा, इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको और बता दूं, कभी कभी क्या होता है, इतना लंबा चढ़ाव आप नहीं करना चाहो, एक फॉर्मूला याद रख लें, L²/6 × Ma+2Mb, ये याद कर लें, बहुत आसान है। L क्या होता है, स्पान, स्पान कितना है इसमें, आपके इस केस के अंदर 6 मीटर है ना ये, तो 6²/6 × Ma+2Mb, और 6² में 6 का भाग 1 6 घट जाएगा तो आ जाएगा 6 × Ma+2Mb। ये देखिए 6 × Ma+2Mb। आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि हमने जो एरिया निकाला था ट्रेपेजियम का, वो था, अगर मैं वापस इसकी बात करूँ, इस चीज़ की यहाँ बात करूँ, यहाँ पे ये तो इसमें आपके 6 मीटर था ना, मान लो इसको L मानते हैं, तो क्या था, 1/2 × L × Ma+Mb, ये एरिया हो गया। सीधी की दूरी क्या हो जाएगी, 1/3 × L × Ma+2Mb अपॉन Ma+Mb। अब Ma+Mb से Ma+Mb कट जाएगा, तो अब देखिए ये L × L कितना हो गया, L²/3 दूनी 6 × Ma+2Mb, ये हो गया। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं। तो मैंने आपको इस बात को समझा दिया अच्छी तरह से, ये हो गया। तो ये हो गया आपके आघूर्ण प्रमेय के हिसाब से, ये 0 होना चाहिए, तो बराबर 0 होना चाहिए। इसके बाद अब आगे शुरू करते हैं इस चीज़ को। ये रहा आपके पेज, ये पेज नंबर चल रहा था आपके 4, अब पेज नंबर हो गया 5। हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं भाई, देखिएगा ये 6 × Ma+2Mb। पहले तो मैंने क्या किया, माइनस के 600 थे ना, ये माइनस के 600 और प्लस के 160, तो कितने बच गए, माइनस के 440, प्लस के 80/3, तो प्लस के 80/3, फिर प्लस का 6 × Ma+2Mb, प्लस का 6 × Ma+2Mb, और इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब इसको सॉल्व किया तो 6 × Ma+2Mb बराबर, इसको तो लेके तो 440 माइनस 80/3 किया, तो ये आ गया 1240/3, यानी कि 6 का जब भाग लगाएंगे ना तो 1240/18 हो जाएगा, और Ma+2Mb का मान आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो 68.889 आ जाएगा, 68.889, ये आ गया Ma+2Mb, इक्वेशन नंबर 2। और Ma+Mb अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, अगर आपको ध्यान में हो तो, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले हमने Ma+Mb, ये देखिएगा Ma+Mb था 46.667। तो देखिए ध्यान से आप, Ma+Mb था 46.667। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकालेंगे Ma और Mb, तो बहुत आसान सॉल्व करना। अगर मैं इसमें से ये घटा दूँ तो Ma से Ma कट जाएगा, 2Mb से 1 MB कट के 1 MB रह जाएगा, और 68.889 में से घटाएंगे 46.667, तो आपके 22.222 आ जाएंगे। 68.889 में से घटाएंगे 46.667, तो ये MB आ जाएगा आपके 22.222 किलो न्यूटन मीटर, और MB की वैल्यू रख देंगे इसके अंदर, तो 46.667 में से घटा देंगे 22.222, तो ये 24.444 आ जाएगा, MA आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ आपने MA और MB निकालना अच्छी तरह से सीख लिया है। आई नो इट इज़ वेरी क्लियर। अब मैं आपको एक चेक बताता हूँ। देखिए एग्ज़ाम में आप इतना बड़ा काम करते हैं और 20 मिनट 15 मिनट खर्च करने के बाद पता पड़ता है कि आपसे गलती हो गई है, ताकि पूरा सवाल गलत हो जाएगा, तो आप 2 मिनट भी नहीं लगेगी इस सवाल को चेक कर सकते हैं आपका काम सही है कि नहीं। देखिए एक तरीका बताता हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें केवल एक सवाल नहीं किया मैंने, बहुत सी बातें समझाई इस सवाल के अलावा भी। देखिएगा अगर कोई फिक्स बीम है और कहीं बीच में पॉइंट लोड लग रहा है, बीच का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट बीच में, समवेयर बिटवीन, ये दूरी मैंने A मान ली, ये मैंने B मान ली, और ये पॉइंट लोड है, तो MA का फॉर्मूला ये है यहाँ पे मोमेंट निकालने का, ये पॉइंट लोड W इंटू AB²/L²। ध्यान दीजिएगा, जब मोमेंट यहाँ निकालता हूँ ना तो A का स्क्वायर नहीं करना है, B का करना है, और जब मोमेंट B में निकालता हूँ तो B का नहीं करना, A का करना है। देखिएगा M = W AB²/L², MB =
WA²B/L²। अगर ये फॉर्मूला याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से। अच्छा, एक और बात बता दो, हमने इतना समय निकाल कर, इतना समय देकर MAMB निकाले, वो एरिया ऑफ कंपोनेंट, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वगैरह करके। एग्ज़ाम में अगर आपके पास समय की कमी हो, अक्सर एग्ज़ाम में समय की कमी होती है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करके भी MAMB निकाल सकते हैं। बस इसमें नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे, कुछ नंबर कट जाएंगे, लेकिन सवाल हो जाएगा। देखिएगा, अपने केस के अंदर ये 20 किलो न्यूटन था, ये 15 था, ये दूरी 2 थी, ये भी 2 थी और ये भी 2 थी। अगर मैं यहाँ से नापूँ तो ये 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई? 4, और वहाँ से नापूँ तो ये कितनी होगी? 2, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? 4, कुल 6 है। अब देखिए मैं MA निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने अब तक जो काम किया उसका चेक कर रहा हूँ, इतनी सी जगह के अंदर, इतनी छोटी सी जगह के अंदर अब तक ये 4 पेजेस का मैं सार निकाल रहा हूँ। मैं यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूँ, मतलब फिक्स एंड मोमेंट, आपत्तिशील गुण निकाल रहा हूँ। तो कितना आ रहा भाई? क्या फॉर्मूला देखिए रहा, WAB²/L², MA के लिए। अगर मैं ये लेता हूँ W यानी 20, ये W, ये लोड लेता हूँ, A कितना हो गया? 2। ये देखो, ये A था ना और वो B था, तो इस भाग के लिए A कितना हो गया? 2, B कितना हो गया? 4। और जब इस भाग को लूँगा, A कितना हो जाएगा? 4, B कितना हो जाएगा? 2, और L तो फिर 6 ही है। तो देखिएगा MA बराबर क्या फॉर्मूला है? WAB²/L²। तो 20 × 2 × 4²/6²। लेकिन ये तो MA निकला इसके कारण। अब ये भी तो लोड लग रहा है भाई, इन दोनों का इफेक्ट लेके MA बनेगा। इस लोड के कारण MA इतना, अब इसके कारण कितना होगा? 20, यहाँ 20, यहाँ 15 है तो 15। अब इस लोड के लिए A कितना होगा? ये होगा 4 × 4। B कितना होगा? 2, B के स्क्वायर किया बटा 6 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ेंगे तो आपके आ गया 24.444। एग्जैक्टली वही आया जो आपके सामने पड़ा यहाँ पे है, एग्जैक्टली वही आएगा। अब MB निकालते हैं। MB का फॉर्मूला क्या है? WA²B/L²। अगर W लेंगे, अच्छा इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, देखो सब कुछ वही है। देखो 20 है, 20 है, 6² है, 6² है, 15 है, 15 है, 6² है, 6² है। यहाँ 2 × 4² था, यहाँ 2² × 4 हो गया। यहाँ जिसका स्क्वायर था ना उसका नहीं करना है, इसका करना है। यानी यहाँ 2 × 4² था, यहाँ पे 2² × 4 हो गया। यहाँ 4 × 2² था, यहाँ 4² × 2 हो गया। और जब सॉल्व करेंगे तब मिलेगा ये 22.222, और एग्जैक्टली ये 22.222 ही था। इसका आप जितना अभ्यास घर पे स्वयं करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। अच्छा, लगे हाथों, जब कहते हैं ना वैदिक गंगा में हाथ धो लेने चाहिए, पुण्य मिलेगा, तो भाई जब इतना एक सवाल इतना बड़ा हमने किया है तो हम क्यों नहीं अलग अलग कुछ केसेस के लिए MAMB के फॉर्मूले याद कर लें, ताकि एग्जाम में आप कोई सा केस आ जाए आप उसको काम में ले सकें। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपके लिए ये तो मैंने फॉर्मूला भी समझा दिया यहाँ पे, एक तो ये वाला तो जिसमें कोई पॉइंट लोड लग रहा है एक, और ये एयर बी डिस्टेंस है। अब मान लीजिए ये केस लेते हैं, ये इसी केस का एक सिंपल फॉर्म है। अगर ये पॉइंट लोड W जो है ना एग्जैक्टली सेंटर में लग रहा है, कहाँ लग रहा है? एग्जैक्टली सेंटर में, यानी ये दूरी L/2 L/2 है, MAMB दोनों बराबर होंगे। कितने होंगे? WL/8, याद कीजिएगा कितने हो जाएंगे? WL/8। ये पॉइंट लोड इंटू ये पूरा स्पान बटा 8। वैसे ये चीज़ यहाँ से भी आ सकती है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। ये पूरा L होता है ना, तो ये L/2 हो गया, ये L/2 हो गया, ये W हो गया। यानी हम जिसको A कहते थे वो L/2 है, हम जिसको B कहते थे वो भी L/2 ही है ना। अब चूंकि सेंटर में आ गया ये, तो MA का फॉर्मूला क्या था? अभी मैंने बताया था आपको, WAB²/L², ये था ना W। अब A कितना है? L/2, B² यानी कि L/2 का स्क्वायर यानी कि L²/4, और L² तो L तो L ही है, L²। कितना हो गया ये W? अच्छा, ये L² से L² कट जाएगा,
तो डब्ल्यू ये एल बटा 4 दूनी 8। कितना आसान फॉर्मूला है बताइए। तो ये जो दो फॉर्मूले होते हैं ना, मैंने इसी का ये सिंप्लीफाइड फॉर्म, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर कोई पॉइंट लोड लग रहा है सेंटर में तो उसके कारण एम ए एम बी बराबर होते हैं और वो होते हैं डब्ल्यू इंटू एल बटा 8। ऐसे मान लीजिए यूडीए लग रहा है पूरे पे ध्यान दीजिए पूरे पे, तो एम ए एम बी बराबर होंगे, उसका फॉर्मूला याद रखें, स्मॉल डब्ल्यू यानी कि यूडीए जो दे रहेगा पर मीटर इंटू एल स्क्वायर बटा 12। एक फॉर्मूला आपको और लिखा देता हूँ, कभी कभी वो काम आता है। अगर कभी यूडीएल आधी लंबाई पे लग रहा हो, ध्यान दीजिएगा, आधी लंबाई पे यूडीएल लग रहा है, वो आधी लंबाई लेफ्ट की हो सकती है, आधी लंबाई राइट की हो सकती है। जिस तरफ यूडीएल लग रहा है, जिस एंड की तरफ, उधर मोमेंट ज़्यादा होगा। ए की तरफ लग रहा है ना, तो मोमेंट ए पे ज़्यादा होगा, बी पे कम होगा। और ये यूडीएल बी की तरफ जा रहा है तो बी पे मोमेंट ज़्यादा होगा, ए पे कम होगा। ये दो फॉर्मूले हैं, देखिएगा। अगर ये, लेकिन शर्त क्या है कि यूडीएल की लंबाई आधी होनी चाहिए। अगर स्पान इसका मान लीजिए पूरा एल है तो यूडीएल यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की लंबाई L/2 होनी चाहिए। देखिए L/2 है और W पर मीटर का है, तो एम ए जो होगा ना यहाँ पे ए पे मोमेंट, वो 11/192 स्मॉल WL²। याद रखिएगा इसको, 11/192 स्मॉल WL²। एम बी कितना हो जाएगा, 5/192 WL²। ये फॉर्मूला याद रखें, ये सूत्र है ये। अगर ये केस आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूले वही रहेंगे, लेकिन क्या होगा, जो एम ए था वो एम बी बन जाएगा और जो एम बी था वो एम ए बन जाएगा। इधर पे लोड इधर था ना, इस साइड में तो एम ए ज़्यादा